मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 रोजा प्रवासी भारतीय दिवस इजलास की होगी शुरुआत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इजलास का करेंगे इफ्तिताह। इजलास में एक यादगारी टिकट भी किया जाएगा जारी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कोटा में एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। वजीर खजाना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों, छोटे कारोबारियों और मवेशी परवरी से जुड़े लोगों को लोन करेंगे तकसीम। गुजरात में आज से बैनुल-अक़वामी पतंग महोत्सव का होगा आगाज। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर करेंगे महोत्सव का इफ्तिताह। एक हफ्ते तक जारी महोत्सव की थीम G20 का मौजू एक जमीन, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल है पर है मुश्तमिल। शुमाली भारत में सर्द तरीन लहर का कहर जारी। शदीद सर्दी से मामूलात जिंदगी दरहम भरहम। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और एयर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। चीन ने कोविड-19 की वजह से बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों पर 3 बरसों से नाफिज पाबंदी को खत्म करते हुए अपनी सरहदें खोली। चीन में दाखिल होने वाले मुसाफिरों को अब नहीं रहना होगा क्वारंटीन में। और श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-1 से किया कब्जा। राजकोट में कल खेले गए तीसरे मैच में भारत की शानदार जीत दर्ज। 51 गेंदों 112 रनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सूर्य कुमार बने जीत के हीरो। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मुल्क का दिल मध्य प्रदेश 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के लिए तैयार है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी को खत्म होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय एजाज भी अता करेंगी। कॉन्फ्रेंस के 3 सेशन होंगे। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के इश्तराक से यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का आज इफ्तिताह किया जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में इख्तरात और नई टेक्नोलॉजी में प्रवासी नौजवानों के किरदार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस सेशन में मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि वजीर खारजा एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलवी रुकन पार्लियामेंट जेनिटा मैस्करेनहाउस आज इजलास से खिताब करेंगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का मौजू है प्रवासी अमृत काल में भारत की तरक्की में काबिल एतमाद शराकतदार। तकरीबन 70 मुख्तलिफ ममालिक के 3500 से जायद गैर मुल्की अराकीन ने PBD कन्वेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सूरीनाम जमहूरिया के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय कन्वेंशन में शिरकत के लिए मध्य प्रदेश के शहर इंदौर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा और आबी वसाइल के वजीर तुलसी सिलावट ने इंदौर हवाई अड्डे पर सदर संतोखी का इस्तकबाल किया। दूसरी जानब गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया को साबिक एनसीसी कैडेट की हैसियत से मेंबरशिप कार्ड पेश किया गया। कैडेट से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एनसीसी में अखलाकियात और समाजी अक़दार शामिल हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे ग्रेश निशाना की ये रिपोर्ट। नायब सदर जगदीप धनखड़ हफ्ते को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में पहुंचे। यहां उन्हें एनसीसी के तीनों विंग्स और गर्ल कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और नायब सदर ने गार्ड का मुआयना किया। नायब सदर के खिताब के साथ ही यौम जमहूरिया कैंप का इफ्तिताह किया गया।
इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के यौमी जमहूरिया कैंप 2023 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कैडेट से कहा कि वो जिंदगी के हर शोबे में कौम को सर-ए-फहरिस्त रखें। अपने खिताब में उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को सराहा। नायब सदर ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने तनव्वुर में इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है। Boys and girls, as NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि एनसीसी में अखलाकियात और समाजी कदरें बनती हैं। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने फ्लैग एरिया में कैडेट्स के तैयार करदा फनपारों को देखा और बाद में एनसीसी के हॉल ऑफ फेम का दौरा किया। नायब सदर ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में भी दरियाफ्त किया और इस मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ को एनसीसी के साबिक कैडेट के तौर पर एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर का रुकनियत कार्ड भी एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह ने पेश किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने नायब सदर के सामने रंगारंग सखाफती प्रोग्राम भी पेश किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप 2023 का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने एनसीसी में बिताए दिनों को भी याद किया और उन्होंने कैडेटों का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में चीफ सेक्रेटरियों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस सनीचर को नई दिल्ली में खत्म हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाने और अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ कई उमूर पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया की नजरें भारत पर मरकूज हैं और ये इन बासलाहियत नौजवानों की वजह से भारत आइंदा बरसों में फख्र करेगा। ऐसे वक्त में बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, इख्तरा और शमूलियत के 4 सुतून तमाम शोबों में अच्छी हुक्मरानी को फरोग देने में मददगार साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें अपने MSME सेक्टर को मजबूत करने का काम जारी रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क को खुद कफील बनाने और माशी तरक्की के फरोग के लिए काफी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मकामी मसनूआत को मकबूल बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि मईशत के हर शोबे में मेयार क्यों जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरियों से कहा कि वो गैर मुताल्लिक़ा क़वानीन को हटाने पर तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क बेमिसाल इस्लाहात की तरफ बढ़ रहा है, हद से ज्यादा ज़ाब्तों और गैर माकूल पाबंदियों की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने PM गति शक्ति समेत कई दीगर मसाइल का भी जिक्र किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरियों से कहा कि वो मिशन लाइफ और जवार के बैनुल-अक़वामी साल की तशहीर की कोशिश करें।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वजीर खजाना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दशहरा मैदान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों, छोटे ताजिरों और मवेशी परवरी के पेशे से जुड़े लोगों को कर्ज तकसीम करेंगे। ओम बिरला कोटा बूंदी पार्लिमानी हलके से मेंबर पार्लियामेंट हैं। भारतीय निजात तमिल कम्युनिटी के श्रीलंका में 200 साल मुकम्मल हो गए हैं। बरतानवी हुकूमत ने भारतीय कम्युनिटी के तमिल लोगों को काफी, रबड़, नारियल और चाय के बागात में काम करने के लिए श्रीलंका भेजा था। 200 सालों से भारतीय तमिल कम्युनिटी का श्रीलंका की चाय की पैदावार में एक बड़ी हिस्सेदारी रही है और उन्होंने श्रीलंका को एक बड़ा चाय बरामद करने वाला मुल्क बना दिया है। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस पर कुमार निदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्हें ये अवार्ड श्रीलंका में भारतीय तमिल लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी नुमाया कारकर्दगी के एजाज में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में आज से पतंगों का बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल शुरू हो रहा है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती वजीर सियाहत मलुबेरा भी साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद रहेंगे। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का अहमदाबाद के अलावा गुजरात के कई शहरों में इनेकाद किया जा रहा है। इस बार फेस्टिवल की थीम G20 पर मबनी एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल होगा। गुजरात का महकमा सियाहत इस मेले का एहतमाम कर रहा है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल चमोली जिले के जोशीमठ में मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने जिले इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान जोशीमठ में राहत का काम जोरों पर है। एक 8 रुकनी माहिरीन की टीम 2 दिन से जोशीमठ में है ताकि लैंडस्लाइडिंग की वजह का पता चल सके। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बेघर होने वाले लोगों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो लोग अपने घरों में नहीं रह सकते उनके क़याम और खाने का इंतजाम इंतजामिया कर रही है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने इंतजामिया के तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। में दरारें आ गई थी, वो लोग अपने घरों में नहीं रह सकते थे, उनके लिए प्रशासन ने अलग अलग जगह इंतजाम किए। इसके अलावा उनके खाने का भी इंतजाम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नगर पालिका में जहाँ इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग घरों में खाना नहीं बना सकते वो लोग यहाँ पर आराम से खाना खा सकें, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुविधा प्रशासन ने कर रखी है। सभी दाल, रोटी, चावल जो दे रहे हैं बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। इसमें कोई हमको वो नहीं है कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। घर से दूर रहना कष्टप्रद जरूर होता है, लेकिन यहाँ आपको बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ जी, हमें यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। सर अभी सभी चीज़ मिल रहा है। बेडों में गद्दे भी मिल रहे हैं, हीटर भी मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे तो हीटर तो चाहिए, दिसंबर जनवरी की ठंड है तो खाने पीने की सुविधा भी पूरी हो गई है सरकार की तरफ से। अभी तो सभी चीज़ सबको अवेलेबल मिल रहा है, प्लस थोड़ा बहुत राशन भी मिल रहा है, जिसको ज़रूरत है तो राशन भी दे रहे हैं। और भी जो प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं सारी चीज़ें, यहाँ अगर आप देखें तो ये प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो भूखा ना रह पाए और किसी को भी कोई जो परेशानी है वो ना उठानी पड़े। तो हमारे साथ कुछ हैं प्रशासन के लोग। कितने लोगों के लिए खाने का इंतजाम यहाँ आप लोगों ने किया है? अभी तो 300 लोगों का इंतजाम है यहाँ पर। 300 लोग अभी खाना खा रहे हैं, 50 लोग अभी खा चुके हैं और यहाँ पे जो भी रुके हुए हैं और जो भी आपदाग्रस्त हैं सबको खाना यहीं दिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट 9 बजे चालू हो जाता है इनका और दूध का भी इंतजाम किया हुआ है। बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत होगी वो भी यहाँ सप्लाई किया जाएगा। ब्रेकफास्ट सबको है और लंच भी है, डिनर भी है। तो ये प्रशासन के लोग हैं जो इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का। लोग हैं जो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो खाना है वो ले रहे हैं। मुश्किल की घड़ी है लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत है वो दे सके और इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी प्रशासन के लोग पूरी कर पाएँ। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, जोशीमठ।
और अब बात करते हैं मौसम की। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में धुंध और सर्दी की लहर जारी है। घनी धुंध, बर्फीली हवाओं और गिरते हुए दर्जा हरारत से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई रियासतों में सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली और एनसीआर में अगले चंद दिनों तक घने धुंध का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में दर्जा हरारत गिरने से लोग सर्दी और ठंड से परेशान हाल हैं। धुंध की चादर भी दूर तक फैलने लगी है। मुल्क की कई रियासतों में आज सुबह सर्दी के साथ सड़कों पर धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से गाड़ियों की रफ्तार मुतासिर है। घनी धुंध ने नकलो हमल को बुरी तरह मुतासिर किया है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के लिए हफ्ते को धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धुंध के बाइस दर्जनों तैयारों के टेक ऑफ में भी ताखिर हुई है, जबकि तैयारों की लैंडिंग में भी काफी दुश्वारी पेश आ रही है। दूसरी जानिब धुंध के बाइस ट्रेन की रफ्तार भी मुतासिर है। कई ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से ताखिर से चल रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना है। दिल्ली में सर्दी का कहर जारी है। दर्जा हरारत में कमी देखी जा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली की एक बड़ी आबादी खुले में रहने पर मजबूर है। ये लोग बेघर हैं। ये एक हकीकत है कि दिल्ली हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए बहुत से वादे भी किए हैं, जैसे कि रात की पनाहगाहों में उनके लिए लिहाफ, कंबल के साथ खाने पीने का इंतजाम। इन वादों की हकीकत जानने के लिए डीडी न्यूज के नुमाइंदे धीरज कुमार ने तुर्कमान गेट पर एक नाइट शेल्टर का दौरा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है और आज हम ऐसे लोगों के बीच में आए हैं जिनके पास एक अदद छत नहीं है, जो रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और इस ठंड में आज हम पहुंचे हैं तुर्कमान गेट और वहां के एक होम शेल्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां उनकी रात कैसे गुजर रही है। यहाँ सर मेरे को रहते हुए हो गया कम से कम 4 से 5 साल। मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, इधर रहता हूँ, फिर अपना घर चले जाता हूँ, फिर आता हूँ। हर हाईवे प्रदेश में अपने काम करते हैं, कहीं मिल जाती है जगह वहाँ पे भी रहते हैं, वैसे यहाँ भी रहते हैं। जब कोई जगह नहीं मिलती हमें, जब आते हैं सर यहाँ मजदूरी करते हैं। हमारा परमानेंट काम तो कोई है नहीं। 2 दिन लग गए, 4 दिन नहीं लगा, किसी दिन खाली भी रह जाते हैं और यहीं आके अपने रात को गुजारा कर ले, सो जाते हैं। तकरीबन हर दिन रात को हम 200 सवा 200 लोगों को बाहर जो है ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। जब ये शेल्टर होम फुल हो जाता है, जब यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, जो हमारी रेस्क्यू टीमें होती है उसमें गाड़ियों में कंबल लोड करके जाते हैं बाहर। जो बाहर मिलता है उनको बाहर कंबल में डालते हैं। वो एवरीडे का हमारा है। लोगों के मुताबिक व्यवस्थाएं है ही नहीं। अगर व्यवस्थाएं होती तो आप देखिए दिल्ली में इस समय तकरीबन आप मान लो कि नीति आयोग के डाटा अनुसार 30,700 बेघर लोग हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास जगह जो है मात्र 20,000 लोगों की है, जिसमें टेंट इंक्लूडेड होता है। अगर विंटर के समय को निकाल भी दिया जाएगा तो दिल्ली सरकार के पास टोटल जो एक्चुअल स्पेस देखा जाए बेड के मुताबिक तो 9 से 10,000 लोगों का है। इसका ज़्यादा है ही नहीं उनके पास। बाकी लोग तो रोड पर ही है। सरकार को चाहिए शेल्टर होम नया। सरकार को सबसे पहले शेल्टर होम के साथ सर हाउसिंग राइट कनेक्ट करना चाहिए। हाउसिंग राइट जब तक हाउसिंग राइट इनके साथ होगा नहीं तो शेल्टर होम में कोई व्यक्ति कब तक रहेगा। ठीक है, जिसके पास माँ बाप, भाई बहन, रुपया पैसा, घर बार, जमीन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो शेल्टर होम में रह भी रहा। लेकिन सरकार इसके साथ भी इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट चाहिए, इसका कुछ और चीज़ें चाहिए, क्योंकि होमलेसों को मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, इसको कम करने से मिलेगा। आगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के शेल्टर होम में अगर विंटर को इंक्लूड किया जाए, जो 100 या 125 टेंट लगते हैं, 15 से 16,000 लोग टोटल रह सकते हैं। अनिता जितने शेल्टर होम 193 या 195 शेल्टर होम है, उसमें सिर्फ 9 से 10,000 लोग रहते हैं। जब सरकार के डाटा की वेबसाइट में जाता है कि 16,000 लोग रहते हैं। हम कहते हैं जब आपके पास बेड ही 10,000 है तो 16,000 लोग कैसे सो सकते हैं? एक बेड में 2 कैसे सुलाओगे आप? ये है दिल्ली सरकार के दावों की असली हकीकत, जहां ठिठुरती ठंड में खुली आसमान के नीचे लोग आग के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त रैन बसेरे हैं जहां 20,000 से अधिक की संख्या में लोग रह रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि वो आंकड़े गलत हैं। कैमरामैन किशन चंद के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के वैदिक साइंस सेंटर और संस्कृत भारती के ज़ेरे एहतमाम संस्कृत संभाषण वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जो 15 दिन तक जारी रहेगा। इसमें संस्कृत बोलना सीखने के लिए कई ममालिक और मुख्तलिफ शोबों के लोग हिस्सा ले रहे हैं।
और नाज़रीन आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, डिजिटल इख्तिरात के जरिए समाजी इंसाफ हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का ये बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबकों को भी डिजिटल इख्तिरात में शामिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी अखबार की अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर मौसम की है। शिमला, मनाली, मसूरी से ज्यादा दिल्ली में ठंड बताई जा रही है। रिज एरिया का कम से कम दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एक और सुर्खी पर। ऋषभ पंत के घुटने की कामयाब सर्जरी हो गई है। जी हां, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत गुज़िश्ता हफ्ते कार हादसे में जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ और एक कामयाब सर्जरी हो चुकी है और अब वो सेहतमंद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, अगले माह दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद सानिया मिर्जा रिटायरमेंट ले लेंगी। और नाजरीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। हिलरी क्लिंटन ने प्रोफेसर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। जी हां, साबिक मरकजी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं प्रोफेसर की हैसियत से। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं, रूस को ड्रोन फराहम करने पर फन के 7 ओहदेदारों पर अमरीकी पाबंदियां लग चुकी हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और जापान की फ़िज़ाइया के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क वीर गार्जियन 2023 12 जनवरी से शुरू होगी। जापान के हाइकोर एयरबेस पर होने वाली ये मुश्तरका मश्क 26 जनवरी तक जारी रहेगी। मुश्तरका मश्क में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते में 4 सुखोई 30 MKI, 2 17C और एक IL-78 तैयारे शामिल होंगे, जबकि जापानी दस्ते में 4 2F और 4 15F तैयारे शामिल होंगे। इब्तिदाई मश्क में दोनों फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मुख्तलिफ फ़िज़ाई जंगी मश्कों का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान बेहतरीन तरीक़ों का तबादला भी होगा। जापान ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र चीन से आने वाले लोगों के लिए आज से सख्त सरहदी निगरानी शुरू कर दी है। चीन से बराह रास्त परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों को रवानगी के 72 घंटे के अंदर कोविड के मनफी टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। जापान पहुंचने पर टेस्ट को एक सादा एंटीजन टेस्ट से ज्यादा दुरुस्त तरीकों जैसे PCR स्क्रीनिंग में तब्दील किया जा रहा है, जबकि जिन लोगों में इन्फेक्शन पाया जाता है उनको क्वारंटीन में रहना होगा। इसी दौरान जापान की वजारत सेहत ने कहा है कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चीन से आने वाले 4,895 मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया गया है। इनमें से 408 अफराद मुतासिर पाए गए हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। चीन में दाखिल होने वाले मुसाफिरों को पाबंदियों में नरमी के बाद अब करंतना में नहीं रहना पड़ेगा। इससे कबल 3 साल तक चीन आने वाले मुसाफिरों को 2 हफ्ते करंतना में रहना पड़ सकता है। इस वक्त चीन में कोरोना का नया वर्जन तबाही मचा रहा है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से अस्पतालों का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। आलमी इदारा सेहत ने भी चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि ओमिक्रॉन की ज़ैली इक़साम 5.2 BA और 7 BF चीन में कोरोना इन्फेक्शन के तकरीबन 97% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सैकड़ों अफराद ने तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की नई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की कोशिश कर रही है, जिससे जमहूरी इदारों का काम मुतासिर होगा। मुजाहिरीन ने उम्मीद जाहिर की कि इन मुजाहिरों की मदद से नई हुकूमत को इख्तिदार से बरतरफ करने में कामयाबी मिलेगी।
और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की जंगबंदी की एक ढोंग करार देते हुए कहा कि रूस ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद बाखमुत शहर में फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने एक बार फिर रूस के गुमराहकुन बयानात देखे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूसी हमलावरों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए यूक्रेन की फौज की तरफ से कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन में जंगबंदी और अमन की जल्द बहाली होगी। और खेल की खबरों में भारत ने गुज़िश्ता रोज राजकोट में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में श्रीलंका को 91 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। इससे कबल भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका 16.4 ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। सूर्या कुमार यादव ने मैच में धुआंधार इनिंग्स खेली और शानदार सेंचुरी स्कोर की। सूर्या कुमार यादव ने 51 गेंदों पर नॉट आउट 112 रन की यादगार इनिंग्स खेली। और आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।